ऑटिज्म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स ब्रॉडली तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स, 2 एस्पर्जर सिंड्रोम, 3 रेट सिंड्रोम। तीनों ही सिंड्रोम्स में जो कॉमन है वो होती है इम्पेयरमेंट यानी कि कमी बच्चे की तीन चीजों में। नंबर 1 उसकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, नंबर 2 बच्चे के इमेजिनेटिव प्ले में, एंड नंबर 3 बच्चे की सोशल इंटरेक्शंस में जो कि 3 साल से पहले डेवलप होती है। अब वो क्या क्या है? 3 मंथ्स पे आने वाली सोशल स्माइल, 7 मंथ्स पे आने वाली स्ट्रेंजर एंजाइटी, 10 मंथ्स पे आने वाली पीकाबू गेम जिसको देख के बच्चा बहुत हंसता है, 18 मंथ्स पे आने वाली डोमेस्टिक मिमिक्री यानी कि जब भी पेरेंट्स घर में कोई काम करते हैं तो बच्चा उसको मिमिक करता है, और 2 साल पे आने वाली नीड फॉर फूड एंड हेल्थ यानी कि बच्चे को भूख लगती है तो वो खाना मांगता नहीं, या प्यास लगती है तो वो क्या करेगा, मम्मी का हाथ पकड़ेगा और उसको वाटर कूलर के पास लेके जाएगा और इशारा करेगा कि ऐसे, बोलेगा नहीं। सो क्लिनिकली पेरेंट्स दो चीजें, एक तो अलूफनेस, अकेलापन, और लैक ऑफ आई कांटेक्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स होते हैं टुवर्ड्स ऑटिज्म। ऑटिज्म होता क्यों है? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट को, जिससे जो न्यूरल कनेक्शंस हैं और उनकी कनेक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। इसमें ब्रेन में जो लोकल कनेक्टिविटी है वो होती है ओवर यानी कि वो ओवरचार्ज होती है, एंड लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी इन द ब्रेन अंडर कनेक्टेड होती है। इसमें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरियाज जो ब्रेन के होते हैं वो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इसके बाद बात करें कुछ और फैक्टर्स की, तो एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, मदर या फादर की एडवांस्ड एज एट द टाइम ऑफ बेबी बॉर्न, उसके बाद मदर के कुछ फैक्टर्स जैसे कि मदर की कुछ इलनेसेस, शुगर, बीपी, थायराइड, या फिर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला, या फिर क्लोज्ड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज, या फिर अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसिन ली हो जैसे कि वेल्प्रिन, या फिर मदर को एक्सपोजर हुआ हो कुछ पेस्टिसाइड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस। एंड फाइनली ट्विंस में ऑटिज्म का डायग्नोसिस मोस्ट कॉमनली 18 महीने के आसपास यानी कि 1.5 साल पे, जब आप बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हो कि देखो बेटा वो चीज, और वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। साथ ही अगर आप इमोशनल हो, आप रो रहे हो बच्चे के आगे, तो उसको आपकी फीलिंग्स की कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुअर आई कॉन्टैक्ट, inability to engage emotionally or socially with caregivers, delayed speech, stereotypical body movements, need for sameness। इन बच्चों को स्पेशली अपने जो रूटीन है उसमें सेमनेस चाहिए होती है, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। एंड सॉलिटरी प्ले यानी कि बच्चा हमेशा अकेला रहना, अकेला खेलना पसंद करता है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। और रेपिटेटिव एंड स्टीरियोटिपिकल, या तो उसकी रेपिटेशन यानी कि वो बार बार रिपीट करता रहेगा, या स्टीरियोटिपिकल यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में उसकी स्पीच होगी, उसके एक्शंस होंगे और उसकी मूवमेंट्स होंगी। इसके साथ ही बच्चे को कई बार लर्निंग डिसेबिलिटीज और सीजर डिसऑर्डर भी हो सकता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑटिज्म केसेस में जो लर्निंग है और जो इंटेलिजेंस है वो प्रिजर्व रहती है, एंड एट टाइम्स कुछ बच्चों में कुछ स्किल्स बहुत डेवलप्ड होती हैं। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और कोई भी सिंगल क्लिनिकल फीचर इसको डिफाइन नहीं कर सकता। बात करें कुछ रेपिटेटिव या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स की, मोस्ट कॉमन है कि एक ही वर्ड या फिर फ्रेज को बार बार रिपीट करना, इसे हम एकोलेलिया बोलते हैं। बात करें उसके टॉयज की, ये बेबी अपने टॉयज को एक ही सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में प्लेस करके रखते हैं, और अगर आप वो ऑर्डर चेंज करोगे तो वो बहुत अपसेट होते हैं। दूसरी बात, अपने टॉयज के साथ ये बेबी एक ही तरीके से प्ले करते हैं। एंड तीसरी बात, इनका जो फोकस है वो अपने टॉय को छोड़कर किसी एक पार्ट पर यानी कि टॉय के व्हील पर या फिर टॉय के हैंडल्स पर रहेगा। कुछ बच्चे ड्यूरिंग अ मेल्टडाउन स्क्रीम करते हैं, कुछ क्राई करते हैं, एंड कुछ जोन आउट कर लेते हैं अपने आप को। एंड सम किड्स टॉक अ लॉट और कोई बिल्कुल बात नहीं करता। एंड सम ऑटिस्टिक किड्स मेक अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट एंड कोई बिल्कुल नहीं बनाता। सो पूरा स्पेक्ट्रम है, कहीं पे भी आपका बेबी इसमें अगर फिट होता है तो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स ऑटिज्म। एमचैट यानी कि मॉडिफाइड चेकलिस्ट
फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स रिवाइज्ड। ये फुल फॉर्म होती है एमचैट की, जो कि एक बहुत बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल है छोटे बच्चों में ऑटिज्म डायग्नोस करने के लिए। ये हम टेस्ट करते हैं बिटवीन 16 टू 30 मंथ्स ऑफ एज। इसमें होते हैं 20 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन का होता है एक पॉइंट और उसके बेसिस पे इसको हम स्कोरिंग देते हैं। 0 to 2 होता है लो रिस्क फॉर ऑटिज्म, 3 to 7 मीन्स मॉडरेट रिस्क एंड 8 to 20 इज वेरी हाई रिस्क फॉर ऑटिज्म। ये जो टेस्ट है ये किया जाता है बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और टीम में होते हैं ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन, स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अब जो लो रिस्क पेशेंट्स हैं उसमें क्या है कि देयर इज नो फर्दर फॉलो अप नीडेड, कोई भी रिस्क नहीं है। जो मॉडरेट रिस्क वाले हैं उनको हम फॉलो अप पे रख लेते हैं, मे बी 3 मंथली और 6 मंथली फॉलो अप। एंड हाई रिस्क वाले बेबीज नीड इमीडिएट अटेंशन, मतलब उनको बहुत हाई रिस्क है ऑटिज्म का और उनको इमीडिएटली हम रेफर करते हैं फॉर अ मेडिकल मैनेजमेंट। कोई भी सिंगल मेडिसिन या फिर ड्रग इज नॉट इफेक्टिव टू ट्रीट ऑटिज्म। टीच अप्रोच है ऑटिज्म को ट्रीट करने का सबसे बेस्ट एजुकेशनल टूल। इसकी फुल फॉर्म है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिज्म एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन अप्रोच। ये ऑटिज्म वाले बच्चों को हेल्प करता है अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज इसमें होती है एक क्लियर बिगिनिंग एंड एक क्लियर एंड। इसमें होती हैं कुछ ट्रेज एंड कुछ बॉक्सेस। ट्रेज में होते हैं कुछ मटेरियल्स जैसे कि पजल्स, उनका होता है एक क्लोज लूप, माने कि बच्चे को पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिनिश होगा, तो वो बेबी खुद से वो जो टास्क है वो उस पर पूरा फोकस करके उसको कंप्लीट करता है और फिनिश टास्क के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें उसको डालना होता है। अब बात करें टीच ट्रेज का फायदा क्या है। बच्चा अपना टास्क एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में फिनिश करता है, तो जो उसकी इंडिपेंडेंस है टू कंप्लीट अ टास्क वो बढ़ती है। दूसरा, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है बेबी को कि यस मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे बेबी की एंजाइटी कम होती है। बच्चे की ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज इंप्रूव होती है, बिकॉज वो सीखता है कि काम को कैसे क्लीनली कंप्लीट करना है। एंड ऑफ कोर्स इट इंप्रूव्स द लर्निंग ऑफ द बेबी। सो पेरेंट्स, ये था टीच थेरेपी के बारे में। पिवटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट या पीआरटी एक नोवल थेरेपी है ऑटिस्टिक बेबीज के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच के साथ बेबी के पिवटल एरियाज यानी कि कुछ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि मोटिवेशन, उसकी सोशल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाता है। इसमें होता है चाइल्ड इनिशिएटेड प्ले, यानी कि चाइल्ड लेड इंटरेस्ट। किस प्ले में वो इंटरेस्ट रखता है उसको आगे लेकर हम उसकी मोटिवेशन और उसके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देकर हम उसको बार बार रीइंफोर्स करते हैं। साथ ही जिन टास्क को वो मास्टर कर लेता है उसके साथ हम इंटरस्पर्स करते हैं न्यू टास्क को, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है इस एक्टिविटी में वो बना रहे और साथ ही उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो होती रहे। पीआरटी के साथ जो बच्चों का इमोशनल कोशेंट है वो डेवलप होता है। मानो को जो बच्चे पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली एंगेज नहीं होते, पीआरटी उस चीज़ में हेल्प करती है। बेनिफिट्स ऑफ पीआरटी: इम्प्रूव सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिड्यूस होती हैं बच्चे की जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं वो, इंक्रीज होती है उसकी मोटिवेशन, उसकी इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कोई भी एक मेडिसिन इनफ नहीं है ऑटिज्म को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ मेडिकेशंस देते हैं जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म में उनको ठीक करने के लिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, रिस्पेरिडोन एंड एरिपिप्राजोल। रिस्पेरिडोन बच्चों में अग्रेसिव बिहेवियर और इरिटेबिलिटी को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। ये हम देते हैं 5 से 16 साल के बच्चों में। दूसरी है एरिपिप्राजोल जो कि 7 से 16 साल के बच्चों या यंग एडल्ट्स में दी जा सकती है। ऑटिज्म के साथ कॉमनली एसोसिएटेड एंजाइटी, रेपिटेटिव बिहेवियर्स या डिप्रेशन के लिए होती हैं 2 मेडिसिन, फ्लुओक्सिटिन एंड सर्टालिन। ये भी हमने 5 इयर्स की एज के ऊपर देनी है। और ऑटिज्म के साथ एसोसिएटेड ADHD या हाइपर एक्टिविटी के लिए हैं 3 ड्रग्स, जिसमें है मिथाइलफेनिडेट, एम्फेटामिन सॉल्स एंड एटोमॉक्सिटिन। ये सब भी रिकमेंडेड हैं। हो सकता है सारी मेडिसिन आपके बेबी को ना तो चाहिए हो और ना उसे सूट करती हो, तो पेरेंट्स इसमें होता है एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट जो डिसाइड करेंगे आपके डॉक्टर। कुछ नए ट्रीटमेंट्स ऑन दी होराइजन हैं
जैसे कि इंट्रानेजल ऑक्सीटोसिन का नेजल स्प्रे, वो अभी इंडिया में नहीं आया है, बट यस, एज एंड व्हेन सम न्यू रिसर्च कम्स ऑन इट तो मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।